Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Ahmed Rashid, your biology teacher. Students, हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारा माइटोसिस। हमने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में हमने सेल साइकिल को डिस्कस कर लिया था। वहाँ पे हमने देखा था कि एक सेल से आगे मैक्सिमम जो डिफरेंट सेल्स बने जा रहे हैं, नए सेल्स में डिवीजन होती जा रही है, तो उसके कुछ इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स की सीरीज़ को ही सेल साइकिल का नाम दिया था। उसमें हमने कुछ इवेंट्स डिस्कस कर लिए थे, जैसे इंटरफेज़ के अंदर हमने देखा था जी हमें G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, ये सारी फेजेज़ हमने वहाँ पे पढ़ ली थी। और हमने लास्ट में एक फ़ेज़ छोड़ी थी माइटोसिस के नाम से, जो माइटोटिक फ़ेज़ थी। आज हम उस माइटोटिक फ़ेज़ को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है। माइटोटिक फेज़ एक्चुअल में साइंटिस्ट थे जी हमारे पास 1880 के अंदर वाल्टर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ये 1880 के अंदर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने हमें ये वाला मेथड एक्सप्लेन करके दिया माइटोसिस का। उनका नाम था जी वाल्टर फ्लेमिंग। ये प्रोसेस है क्या? माइटोसिस जो है, ये माइटोटिक डिवीजन जिसको नाम दिया हुआ है, एक्चुअल में इसको फेज ऑफ डिवीजन हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम सिंपल ये बोलते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये हमारे पास सेल डिवीजन की ही एक टाइप है, सेल के डिवाइड होने का एक मेथड है, जिसमें क्या होगा, सेल डिवाइड होके दो नए डॉटर सेल बना देते हैं। सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, और उसको हम जो डिवाइड हो रहा है उसको पेरेंट सेल का नाम दे देते हैं कि एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड होके टू न्यू डॉटर सेल्स बना देगा जो बिल्कुल उसकी तरह के होंगे। ठीक है, एक बात उसमें हो गई कि सेल डिवीजन का एक मेथड है जिसे माइटोसिस का नाम देते हैं। उसमें क्या होगा कि एक पेरेंट सेल होगा, वो डिवाइड होके दो अपने जैसे नए सेल्स बना देगा जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, टू न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं इस प्रोसेस में, इस डिवीजन के मेथड में। ठीक है, इसके अलावा इसमें जब सेल डिवाइड होंगे तो वो बोल रहे हैं जिस विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि जो पेरेंट के पास क्रोमोसोम के नंबर थे वही उसके नए जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है हमारे पास, इसके पास है जी 46 क्रोमोसोम। अब ये सेल डिवाइड हो के आगे नए दो सेल्स बना रहा है, इससे आगे दो नए सेल बन रहे हैं जी, इनको हम डॉटर सेल का नाम देते हैं, जो अभी नए बन रहे हैं। अब इसमें भी 46 आ जाएंगे, इसमें भी 46 आ जाएंगे। ये 46 डबल कैसे हुए थे, ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं सारा। इंटरफेज के अंदर हमने देखा था ना कि एस फेज के अंदर क्रोमोसोम्स को डबल कर लिया जाता है एक दफ़ा, तो जब डबल हो जाएंगे फिर सेल डिवाइड होके आगे हाफ हाफ में कन्वर्ट हो जाते थे। तो एक पेरेंट सेल से आगे नए दो डॉटर सेल्स का बनना विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं माइटोसिस का। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास इस तरह से था। अब माइटोसिस का प्रोसेस यूकैरियोट्स में भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, कि प्रोकैरियोट्स के भी सेल भी तो डिवाइड होते हैं ना। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों में माइटोसिस का काम हो रहा होता है, लेकिन जो आपके पास प्रोकैरियोट्स है ना, उनके अंदर मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्रोकैरियोट्स में जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है ना, वो थोड़ी सी चेंज होती है और वो डिफरेंट होती है। इसी वजह से हम वहाँ पर उसको नाम दे देते हैं बाइनरी फिशन का। लेकिन यूकैरियोट्स की बॉडी में सोमैटिक सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये डिवीजन चल रही होती है। यानी कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, उनके अंदर सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी बना रहे होते हैं। हमारी बॉडी के जो जितने भी सेल्स हैं ये सारे सोमैटिक सेल्स हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर तो हमारे पास माइटोसिस जो होगी वो इन सोमैटिक सेल्स में हो जाती है।
लेकिन प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस की जगह पे फिर हम उसको बोल देते हैं कि ये बाइनरी फिशन हुआ है, नाम हम चेंज कर देते हैं उसका बाइनरी फिशन, क्योंकि उसका मेथड, उसके इवेंट्स जो हैं वो यहाँ यूकैरियोट के इवेंट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मौजूद दोनों में होता है, माइटोसिस का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मौजूद होगा। अब हम माइटोसिस की आगे फेजेस पढ़ लेते हैं कि माइटोसिस में जब सेल डिवाइड करने लगता है तो फिर वो स्टार्ट कैसे होगा, सेल की डिवीजन के आगे कौन कौन सी फेजेस आ जाएंगी। इसकी दो फेजेस होती हैं। फर्स्ट वन तो हमारे पास आ जाता है जी कैरियोकाइनेसिस, और फिर हमारे पास आ जाता है जी साइटोकाइनेसिस। ये दो मेजर फेजेस हैं जी सेल डिवीजन की, माइटोसिस की। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कैरियोकाइनेसिस जो होगी, कैरियो का वर्ड आपको याद होगा, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कैरियोटाइप, और साथ में हमने इसको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का बताया था ना। तो कैरियो का वर्ड आपको बताया था जी न्यूक्लियस के लिए। तो फर्स्ट जो है कैरियोकाइनेसिस, ये है जी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाता है। साइटो का वर्ड जी, इसको हम नाम दे देते हैं साइटो, वैसे तो सेल को बोलते हैं, तो हम इसमें डिवीजन ऑफ सेल भी बोल देते हैं, वैसे इसको डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, दोनों सेम ही नाम है। क्योंकि जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है तो सेल दो में कन्वर्ट हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये दो डिवीजन होंगे। सबसे फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा सेल दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स बना देगा। ठीक है, फर्स्ट फिर हम देखते हैं भी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, फिर आगे हम डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को देखेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर फिर फर्दर और भी फेजेस चलती हैं, और भी इवेंट्स चलते हैं, उन इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इवेंट है हमारे पास, उसको हम नाम दे देते हैं जी प्रोफेज का। माइटोटिक फेज के अंदर जो उसकी कैरियोकाइनेसिस की फेज है, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज, यानी कि न्यूक्लियस के डिवाइड होने का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको प्रोफेज का नाम दिया होगा। इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जी। सबसे फर्स्ट तो इसमें होगा जी, जो प्रोफेज है, सबसे फर्स्ट कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन, कंडेंस होती हैं कुछ चीज़ें, वो कंडेंसेशन एक्चुअल में किस चीज़ की होती है। सबसे फर्स्ट आपको पता है कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा होता है ना, धागा नुमा होता है वो सारा, जो क्रोमाटिन मटेरियल होगा, क्रोमाटिन सब्सटेंस होता है, वो किस फॉर्म में होता था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते थे। ये बात हमने जब न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे आपको बताया था कि क्रोमाटिन मटेरियल जो होगा सेल का, वो किस शेप में होता है, वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, बारीक से धागे से होते थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे उसमें, या फाइबर्स थे। किस तरह के, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस था, उसके अंदर हमने देखे कि हमें ये क्रोमेटिन मटेरियल इस तरह से पड़ा होता है, ऐसे करके ये धागे से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्डेड होके पड़े होते हैं। तो प्रोफेज जब स्टार्ट होती है ना, तो ये जो धागे से होते हैं, ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको क्रोमेटिन का नाम दिया हुआ है, ये कंडेंस होती हैं, इनकी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन में क्या होगा, यही धागे प्रॉपर शेप बना लेंगे, अपनी एक प्रॉपर शेप में आ जाएंगे, ये इस तरह से और ऐसे अपने आप को एक प्रॉपर शेप में लेके आ जाते हैं। जब प्रॉपर शेप इनकी बन जाती है तो फिर हम उसको नाम देते हैं कि ये कन्वर्ट हो चुके हैं किस में, क्रोमोसोम बन चुके हैं। ये पहले धागे से थे, लेकिन जब इन्होंने अपने आप को कंडेंस किया तो इनकी प्रॉपर एक शेप बन गई है। उस शेप को हम, इस तरह की शेप बनी होती है और हम इसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें कुछ और टर्म्स हैं कि क्रोमोसोम ये जो है ये दो एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं, दोनों एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं। थिक सा आपको पॉइंट दिखाई देगा, उस पॉइंट का नाम रखा हुआ है जी सेंट्रोमेयर। उस पॉइंट को बोलते हैं जी सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर पे ना एक प्रोटीन मौजूद होती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर उसका बना होता है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर की प्रोटीन पड़ी होती है।
उस प्रोटीन को हम बोलते हैं जी काइनेटोकोर। एक काइनेटोकोर प्रोटीन है, वो कहाँ पर मौजूद है? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर वो पॉइंट है जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स के ये दो जो पार्ट्स हैं इनको सिस्टर क्रोमाटिड बोलते हैं, ये जुड़े होते हैं उस पॉइंट पे। हम वो भी लिख लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं जी? सिस्टर क्रोमाटिड। क्रोमोसोम के जो आपको दो आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, हम इनको, ये क्रोमोसोम फिर ये दूसरा क्रोमोसोम, ये इनको हम सिस्टर क्रोमाटिड्स का नाम देते हैं। दो सिस्टर क्रोमाटिड्स एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं, और सेंट्रोमेयर पे एक प्रोटीन होती है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है अभी हम आगे डिस्कस इसमें करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए, जिस पॉइंट पे जुड़े थे उनको सेंट्रोमेयर का नाम दे दिया, वहां पर एक प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर का नाम दे दिया। इसके अलावा प्रोफेज में क्या होता है, देखो प्रोफेज में आपको याद होगा ये रेड कलर में क्या बनाई हुई है, इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। प्रोफेज में ये न्यूक्लियर इन्वेलप भी क्या होगी? डिसअपीयर हो जाएगी, ख़त्म हो जाती है, डिसअपीयर होगी, ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये भी लिख लेते हैं कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी क्या होगी? डिसअपीयर हो जाएगी, इस स्टेप में आके वो ख़त्म हो जाएगी। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होगी? डिसअपीयर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर जब न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा था, आपको बताया था कि यहाँ क्रोमेटिन मटेरियल के साथ एक डार्क सा स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसको हमने न्यूक्लियोलस का नाम दिया था, जो क्या करता था? राइबोसोम्स को न्यूक्लियस के अंदर से बना के बाहर भेज रहा होता था। तो इस डार्क लाइक स्ट्रक्चर जो था आपके पास, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये भी डिसअपीयर हो जाता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि जी जो न्यूक्लियोलस था वो भी क्या हो गया जी? डिसअपीयर हो गया। तो ये सारे स्टेप जो हो रहे होंगे ये कहाँ पे होते हैं जी? प्रोफेज के अंदर हो रहे होते हैं। प्रोफेज के अंदर क्या क्या देखा हमने? कंडेंसेशन होगी, क्रोमेटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमोसोम के अंदर। वहाँ पे ये दो क्रोमोसोम आपस में जो सिस्टर क्रोमेटिड है कहाँ पे जुड़े होंगे? सेंट्रोमेयर के अंदर। वहाँ एक प्रोटीन है जिसका नाम काइनेटोकोर है। इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है। सारे ये स्टेप वो थे जो प्रोफेज में हो गए। ये प्रोफेज अगर हम देखें ना, कैरियोकाइनेसिस की सबसे लंबी फेज होती है। वैसे इंटरफेज हमारा 90% टाइम तो वो ले जाती थी ना, जो कल हमने देखी थी। बाकी जो 10% टाइम बचा ना, उस 10% में भी जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है ना, वो प्रोफेज की एक फेज़ है। ठीक है, वो लेके जा रही होती है। नेक्स्ट इसमें जो फेज़ आ जाती है उसको हम नाम दे देते हैं जी मेटाफेज। मेटाफेज आ जाती है जी नेक्स्ट। ठीक है, मेटाफेज में भला क्या होगा? एक और बात यहाँ पे सुने, ये एक यहाँ पे हमने सेंट्रियोल की टर्म पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। हमने कहा था न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ सेंट्रियोल पड़े होते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे थे। हमने ये बात की थी कि ये 90 के एंगल पे सेंट्रियोल्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ होते हैं। इनका काम हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एक स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, धागे से बनाते हैं, जो क्या करते हैं क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। वो किस तरह से अटैच होते हैं ये देखें। सपोज करें कि ये जी हमारे पास वो सेल है एक, क्रोमेटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट हो चुके हैं जी? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये क्रोमोसोम्स मैंने दरमियान में सारे बना लिए हैं। इनको दरमियान में एक बिल्कुल इक्वेटर कहते हैं, सेंटर बिल्कुल सेंटर, ये आधा पार्ट इधर आधा इधर, इक्वल पार्ट जो हो जाते हैं। ये सारे क्रोमोसोम्स इक्वल पार्ट में आ चुके हैं, इक्वेटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो आपके पास ये सेंट्रियोल थे ना, ये भी डबल हो जाते हैं। इसको भी ऐड कर लो। प्रोफेज में एक और काम होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये डबल हो चुके होते हैं। इनका भी एक पेयर बन जाता है, एक ये एक और बन जाता है। एक इस साइड पे आ जाएगा, दूसरा दूसरी साइड पे चला जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो आपके पास बन चुके हैं जी सेंट्रियोल, एक इधर है और एक इधर है। आपको याद होगा सेंट्रियोल को हमने ओवरऑल नाम दिया हुआ था, दो सेंट्रियोल अगर मौजूद है तो उनको सेंट्रोसोम का नाम देते थे। ये सेंट्रोसोम से निकलेंगे अब धागे, जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ऐसे आके अटैच हो रहे होंगे।
इधर से। फिर दूसरी साइड से भी क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर जो हैं, ये धागे हैं जो ये आके इधर अटैच हो रहे होंगे। ये दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं कहाँ से, सेंट्रियोल से या सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम से ये धागे बने हैं, दोनों तरफ से ये स्पिंडल फाइबर्स आके क्रोमोसोम्स जो हैं उनके सिस्टर क्रोमाटिड पे आके अटैच हो जाते हैं। अटैच भला कहाँ पे होते हैं, ये काइनेटोकोर मैंने एक प्रोटीन बताई है ना, ये हुक लाइक प्रोटीन होती है। ये कहाँ मौजूद थी, इस सेंट्रोमेयर के ऊपर। इस सेंट्रोमेयर के ऊपर मौजूद काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, ये धागे अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स को एक सीधी लाइन में ला के दरमियान में खड़ा कर देते हैं। अब इसको देखेंगे ना तो ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस इक्वेटर पे आके ये प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज का काम क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर में लेके आते हैं, बिल्कुल एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और फाइबर्स जो हैं जितने भी, वो सारे के सारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हुए होते हैं और एक मेटाफेज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये काम था मेटाफेज के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है जी आपके पास एनाफेज। एनाफेज में बस ये होगा कि सपोज करो कि ये जो धागे से हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, इनको हम जो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, इनको कहते हैं जी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होते हैं जो अटैच नहीं होते, वो बिल्कुल सीधे चले गए ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे अटैच हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते उनको हम बोल देते हैं कि ये आपके पास नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं। जो अटैच हो जाए वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, और जो अटैच ना हो उनको हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। अब आपस में ये क्या करेंगे, सेल, ये स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को पुल करेंगे बैक साइड पे। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, धागे आधे इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, दूसरे दूसरी तरफ चले जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यही जो आप देख रहे हैं सेल, इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, उनके जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे। आधे इस तरफ चले गए क्योंकि उनके ऊपर पुल फोर्स लगी है, किन्होंने लगाई है, स्पिंडल फाइबर्स ने। ये सारे स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच लिया है। इधर से भी स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को आधे 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 इधर खींच लिए, आधे इधर खींच लिए, तो इक्वली डिवाइड कर दिए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो जितने भी क्रोमोसोम्स थे। न्यूक्लियस तो खत्म हो चुका है, आधे क्रोमोसोम उधर, आधे क्रोमोसोम इधर, ठीक है। ये काम होता है जी एनाफेज के अंदर कि क्रोमोसोम्स हाफ हाफ कर दिए, डिवीजन हो गई क्रोमोसोम की एनाफेज की तरफ। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाती है वो लास्ट इसकी फेज है, जिसको हम बोलते हैं जी टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, टीलोफेज के अंदर, टीलोफेज टोटली ऑपोजिट है भला किसकी, प्रोफेज की। इसमें क्या था, कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम बने थे ना, क्रोमाटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बने थे। यहाँ पे दोबारा क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स बन गए थे हमारे पास, ये दोबारा टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे धागे से अनकंडेंस हो जाएंगे, दोबारा धागे बन जाएंगे, दोबारा फाइबर लाइक नॉन कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम से दोबारा धागों में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स तो अब वहाँ पे नहीं रहे, अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमाटिन मटेरियल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे सारे। एक स्टेप ये हो गया। दूसरा इसमें हमने देखा था कि आपके पास ये जो सेंट्रोमेयर है यहाँ पे अटैच थे, अब तो वो अटैच ही नहीं है, तो सेंट्रोमेयर भी खत्म। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूटी है, लेकिन वहाँ पर एनाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगी वो दोबारा बन जाएगी। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या हुआ था, डिसअपीयर हुआ था, ख़त्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज में जो न्यूक्लियोलस है वो भी दोबारा बन चुका होगा। नई चीज़ इसमें ये होगी कि यहाँ पे न्यूक्लियस एक था, यहाँ पे न्यूक्लियस दो बन जाएंगे। किस तरह से, ये हमारे पास सपोज अगर सेल था, ये सेल अब इस तरह से हुआ पड़ा है, ठीक है। अब इसमें आधे क्रोमोसोम यहाँ पे आ चुके हैं, और अब वो क्रोमोसोम्स नहीं रहे, अब वो बन गए हैं धागे से, ऐसे धागे से।
उनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप आ चुकी है, इनके साथ सेंट्रियोल्स आ चुके हैं। दूसरी तरफ भी वैसा ही होगा, इधर ये क्रोमोसोम आ गए, उनके ऊपर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियर इन्वेलप आ गई, यहाँ पे उनके पास एक न्यूक्लियोलस आ गया और इनके साथ एक सेंट्रियोल आ गया। यानी कि इस तरह से प्रॉपर काम हो जाता है, पूरे 2 नए न्यूक्लियस बन चुके होते हैं और उनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रॉपर बन चुकी होती है, न्यूक्लियोलस भी आ चुका होता है। ये काम हो जाता है सारा टीलोफेज के अंदर। ये आपकी कंप्लीट होगी जी कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसको हम बोलते हैं जी साइटोकाइनेसिस। वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा पार्ट आ जाता है जी साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस को भी हमने नाम दिया था जी, इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर क्योंकि सेंट्रियोल्स तो मौजूद नहीं होते, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सपोज करें ये हमारे पास प्लांट का सेल है, आपको पता है उसके साइड में एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ये बन गई। और आपको पता है कि इसका सेंटर में तो वो वैक्यूल मौजूद होता है और न्यूक्लियस तो एक साइड पे होता है। इसमें भला क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल्स तो मौजूद नहीं होते, इनकी डिवीजन का थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है कि यहाँ पे दरमियान ये न्यूक्लियस एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया। अब डिवीजन इनकी कैसे होती है कि एक वेसिकल बनता है यहाँ पे। वेसिकल बनाने का काम आपको पता है गोल्जी अपरेटस का होता है, वहाँ से वेसिकल्स बन के आती हैं। वेसिकल्स ऐसे बनती जाती हैं और ये क्या करती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं जी सेल मेम्ब्रेन तक। ये इस तरह से दरमियान में एक प्लेट सी बन जाती है जो इनको डिवाइड कर रही होती है। इस प्लेट का काम क्या होता है, इसको हम वैसे फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को यहाँ से अलग अलग कर देगी। ये आपके पास फ्रेगमोप्लास्ट इनको क्या करेगी, सेपरेट कर देती है टोटली। ठीक है, ये प्लांट सेल का काम होता है। इस तरह से प्लांट सेल 2 में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल की अगर हम बात करें, वहाँ पे काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर ये था कि ये सेल बन चुका था, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। हमने देखा कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन चुका है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे बन चुका है। ये अंदर क्रोमोसोम का मटेरियल सारा पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन। यहाँ पे दरमियान में कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं। वो माइक्रोफिलामेंट्स क्या करती हैं, सेल को यहाँ से अंदर की तरफ पिंच कर रही होती है। इसको हम फेरो बोलते हैं। ये फेरो वाला रीजन पे क्या होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं जो क्या करती हैं, सेल को यहाँ से पिंच करेंगी इसकी मेम्ब्रेन को, और सेल्स को 2 में अलग अलग करके डिवाइड कर देती हैं। यहाँ से आगे 2 नए सेल्स आपके पास बन जाते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स के लिए न्यूक्लियस, और ये सारी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास एनिमल सेल इस तरह से डिवाइड हो चुका होता है। ये थी कंप्लीट आपके पास जी माइटोसिस, जिसमें एक सेल से आगे 2 नए सेल कन्वर्ट हो चुके हैं, डिवाइड होकर नए 2 सेल्स डॉटर सेल्स बन चुके हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हुआ तो आप हमें ज़रूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज़।